धन्यवाद आयोजकों को, ईश्वर जी को, जिन्होंने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, अपने विचारों को साझा करने का मौका दिया। एक जरूर मैं चीज़ कहूँगा कि नरेश जी और मैं कुछ किताबें लेकर आए थे ताकि हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को दे सके। तो नरेश जी जा रहे हैं और वो काम मैं पूरा करूँगा जब ये बोल देते हैं उसके बाद। अच्छा, आखिर ठीक है। या आप रहना चाहते हो अभी भी कर सकते हैं, आपको सुनने के बाद ठीक। तो मुख्य रूप से मैं आने वाले 20 मिनट में 5 या 6 बिंदुओं में अपनी बातों को कहूँगा। और जब आप आखिरी सत्र में बोल रहे होते तो थोड़ा सा एक खतरा होता है कि क्या मैं कोई ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ जो अभी तक नहीं कही गई। मैं पूरे भरोसे में था कि प्रतिमान वाली बात मैं बोलूँगा, नरेश जी ने वो बोल दी। तो खैर, तो मैं अपनी बातचीत जो शुरू करूँगा वो एक विद्यार्थी की उम्मीद से करूँगा जब वो विश्वविद्यालय में आता है तो, और उसमें मैं भी शामिल रहा हूँ, अभी भी हूँ। हमारी आत्म छवि क्या होती है, हम कैसे खुद को देखना चाहते हैं। थोड़े बहुत अगर हम हिंदी जानते हैं तो हमारे अंदर हिंदी का मोह होता है, लेकिन जब क्लासरूम में जाते हैं तो विद्यार्थी के रूप में हम चाहते हैं कि हमें गंभीरता से लिया जाए, हम सारी बातों को समझें, हम रीडिंग्स को पढ़ें। हम क्लास में इसलिए चुप ना रह जाएं क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने MA, MPhil और PhD भी की है। तो वहाँ मैंने इस दबाव को महसूस किया कि एक विद्यार्थी जो हिंदी में अपनी बातों को कहना चाहता है वो बोल भी नहीं पाता था, अब शायद बोल पाता है। ग्रेजुएशन की क्लासेस में उन्हें अच्छी सामग्री, अध्ययन सामग्री नहीं मिलती थी। तो एक अंदर से बेचैनी हमेशा होती है कि हम ये जो एक दुनिया है जिसे हिंदी वालों की दुनिया कहते हैं, मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं उस दुनिया को पार करूं और अंग्रेजी वालों की दुनिया में जाऊं। और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि आप बहुत सारे जो सोशल साइंटिस्ट से मिलेंगे वो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे अगर वो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, और वो छात्रों को प्रोत्साहित भी करते हैं, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी करते हैं कि अगर हमने ये नदी पार कर ली तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें एक चुनौती आती है कि फिर हिंदी की भूमिका उन छात्रों के लिए क्या है। उनके लिए जो कल अपूर्वानंद जी बोल रहे थे और मुझसे इत्तेफाक रख रहा था कि उनके लिए जो प्राथमिक विषय है वो ये है कि मैं अपने करियर में कुछ अच्छा करूं, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है उसे मैं अच्छे तरीके से समझूं और जब मैं उसको लिखूं तो मुझे अच्छा मार्क्स मिले। तो इस कंसर्न के साथ, इस चिंता के साथ जब हम हिंदी में ज्ञान की भाषा की बात करते हैं या हिंदी को ज्ञान की भाषा बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ से जो शुरुआत होती है वो ये होती है कि हम इस बात की एक बाइनरी ना बनाएं कि जो हिंदी है वो एक अलग दुनिया है और जो अंग्रेजी है वो एक अलग दुनिया है। मैं सिर्फ 2 भाषाओं की ही बात करूँगा और भी भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम ये 2 भाषाएं जरूर ऐसी हैं जो कि हमें पढ़ाते वक्त और यहाँ जो बैठे विद्यार्थी हैं उनको पढ़ते वक्त आमने सामने मिलती हैं। तो ये बाइनरी जो है सबसे पहले मुझे लगता है कि जब हम हिंदी में ज्ञान निर्माण की बात करते हैं तो हमें इस बाइनरी को छोड़ना होगा। और मैं यह मानता हूँ, मैं एक ऐसे क्लासरूम में पढ़ाता हूँ जहाँ पर पहले 50-50 हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते थे और अब हिंदी में लिखने वाले कम हैं, पर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छा लगता है अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर हैं, 4 या 5 जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं या केरल से आते हैं, जिनको लगता है कि नहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या बातें उनसे परे जा रही हैं। तो एक जो बहुभाषिकता है उस यथार्थ को हम स्वीकार करें। और यहाँ मैं एक बिंदु जरूर जोड़ना चाहूँगा, वो हम सब विद्यार्थियों से ही जुड़ा हुआ है कि भाषा ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हमें बिल्कुल एकदम से थाली में परोस के दी जाती है और सिर्फ हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान दें तो जिसे हम अकादमिक हिंदी बोलते हैं, बहुत ही सुचिंतित तरीके से अपने विचारों को लिखना, वो एक ऐसे मेहनत का काम है जो 1 साल में 2 साल में नहीं आता है, बल्कि उसके लिए एक लंबी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जहाँ हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और फिर अच्छे शब्दों के साथ लिखते हैं। जो कई बार जो साहित्य की भाषा होती है वो समाज विज्ञान की भाषा नहीं होती है। समाज विज्ञान में आपको अलग तरीके की संकल्पनाएँ मिलती हैं, उनको अलग तरीके से आपको अभिव्यक्त करना होता है। तो इसका मतलब ये जरूर है कि हम जो साहित्य की दुनिया है उससे अपना संवाद रखें और उस संवाद को बढ़ाएं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो बुनियादी जमीन है, अगर मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो वो बुनियादी जमीन क्या है, और अगर मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो वो बुनियादी जमीन क्या है। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि एक ऐसे स्पेस के निर्माण की जरूरत है जहाँ पर हिंदी में ज्ञान का निर्माण एक अलग द्वीप के रूप में ना हो, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया के रूप में हो जिसका लगातार संवाद दूसरी दुनिया से हो रहा हो। अब यहाँ दिक्कत ये आती है
और ये पिछले सत्र में ये बात आई कि अक्सर हम एक या दो नामों को ले पाते हैं और वो अंग्रेजी की दुनिया में ज़्यादातर लिखते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी अंग्रेजी की दुनिया में गुजरती है, और जब वो हिंदी में आकर कुछ लिखते हैं तो हम लोग जो मोटे तौर पर हिंदी वाले हैं उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि सुपरस्टार है और उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। और इसमें मैं ज्ञान की राजनीति वाली किताब को भी रखूँगा, आदित्य निगम की किताब को भी रखूँगा कि इन लोगों का मुख्य दायरा अंग्रेजी का ही रहा है। तो ऐसे में जो बहुत सारे जो दूसरे काम होते हैं जो हिंदी में, जिसमें नरेश जी विनम्रता से अपने काम का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, मैंने भी कुछ काम किया है, अपनी पीएचडी लिखी है हिंदी में, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन हकीकत ये है कि हिंदी में बहुत सारा काम हो रहा है, वो काम लगातार हो रहा है और हमें मोड़ पर वो दिखाई देता है जो बहुत पहले से स्थापित है। वो आता है कि हाँ भाई मैंने अंग्रेजी में अब मेरे दिमाग में आया है कि कुछ औपनिवेशीकरण जैसा है, अब भी औपनिवेशीकरण करना है, वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी को, कई बार इतने भारी भारी टर्म्स होते हैं कि घबराहट होने लगती है, इसको बिल्कुल नकार देना है, एकदम हम औपनिवेशिकता से ग्रस्त हैं और हमने एक किताब लिख दी है, अब देखो तुम लोग मुक्त हो जाओ। तो ये हकीकत नहीं है हिंदी की दुनिया की, और मैं कहूँगा कि ये साहित्य की दुनिया की नहीं है, क्योंकि साहित्य के बारे में, पांडुलिपियों के बारे में कल से मैं सुन रहा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि वो ज्ञान का अद्भुत स्रोत है और जिसको रुचि है उसमें जाने की वो करे रिसर्च। लेकिन अगर मेरी रुचि राजनीति विज्ञान है, अगर मैं संसद के काम को समझना चाहता हूँ, अगर मैं न्याय के प्रश्न को समझना चाहता हूँ राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, अगर मैं अधिकार के सवाल को उठाना चाहता हूँ और उसमें पश्चिमी या पूर्वी या अपने देश की किसी भी सिद्धांत को समझते हुए काम करना चाहता हूँ, तो मुझे भी वो काम करने का हक है और मुझे भी खुद से तय करने का हक है कि कब मैं ये एहसास करूँ कि हाँ मैं औपनिवेशीकृत था। जो अपने करियर के एक आखिरी मुकाम पर पहुंच चुके हैं वो ये घोषणा करते हैं कि आप औपनिवेशीकृत हैं, तो हमें भी उस समय मिलना चाहिए कि हम ये तय करें कि हाँ हम औपनिवेशीकृत हैं या हमें इससे मुक्त होना है। मैं कहना यहाँ ये चाह रहा हूँ कि होता क्या है कि जब आप हिंदी में काम करते हैं तो आप बड़े उदारता के साथ जो अंग्रेजी में लोग काम कर रहे होते, रिसर्च की बात कर रहा हूँ, शायद पीछे बैठे विद्यार्थी ग्रेजुएशन के हैं तो उनको थोड़ी अनजानी बात लगे, हम उनको उद्धृत करते हैं बार बार, चटर्जी साहब ने ये कहा, कविराज साहब ने ये कहा, और छोटे छोटे भी जिन लोग छोटे काफी यहाँ पर ये कि जिनका नाम बहुत नहीं हुआ है, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता है कि जो अंग्रेजी में काम करने वाले हैं वो समान नजरिए से ये कहें, खासतौर पर हिंदुस्तान में, कि अच्छा इन्होंने भी कुछ काम किया है। और मैंने ये देखा, हितेंद्र सर भी इस बात को बोल रहे थे और आज नाश्ते पे भी बोल रहे थे कि इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड से खबर आ जाएगी कि बेली साहब ने इनकी किताब को रिकग्नाइज किया। वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, हिंदी में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजीदा लोग जो झिझकते हैं, उन्हें लगता है कि पहले तुम हमारी भाषा में आओ और फिर हम उसको देखेंगे कि तुमने क्या लिखा है। तो मैंने ये देखा कि एक विद्वान है जिनका कि कैम्ब्रिज से बुक आया है, तो उन्होंने मेरे 2 आर्टिकल को कोट किया जो इंग्लिश में था, लेकिन हिंदुस्तान में जो रहती जो लिखेगा वो बड़े नामों को ढूंढेगा कि अच्छा ट्राइबल इश्यूज पे भी जिसने बड़ा काम किया है उसको नंदी सुंदर को ले आओ और पासाब को ले आओ, अच्छा इनको छोड़ देते हैं, और खासतौर पर तब तो और छोड़ देते हैं जबकि इनका मुख्य काम हिंदी में रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि संवाद जो है, जो कि हम लोग बार बार कहते हैं जो हिंदी में काम करते हैं और यहाँ पर अधिकांश लोग हिंदी के दायरे से ही हैं, कि संवाद होना चाहिए। सोशल साइंस के जो लोग हैं वो कभी भी अंग्रेजी वालों की तरफ, अंग्रेजी वाले का मतलब ये है कि जो खुद को अंग्रेजी वाला मानते हैं उनकी तरफ से नहीं होता है, वो इस बात का उल्लेख नहीं करते हैं। अगर अभय कुमार दुबे CSD से पहुंचकर एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तब वो शायद आदित्य निगम की किताब के जो रेफरेंसेस होते, बिब्लियोग्राफी होती है, उसमें एक जगह पा जाए, लेकिन और कोई दूसरा नहीं पा सकता है। उसको पाने के लिए आपको अभय दुबे की तरह CSD में जाना पड़ेगा, पूरी जिंदगी खपानी पड़ेगी, और उसके बाद भी जब ज्ञान के औपनिवेशीकरण की बात आएगी तो सबसे पहले आदित्य निगम आएंगे, उसके बाद नलिन ठाकुर आएंगे, उसके बाद और लोग आएंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी के एक वक्त गुजारने के बाद अब हिंदी वाले हुए हैं। तो ये जो संवाद की पूरी दुनिया है ना, बहुत ही असंतुलित है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें संवाद रखना चाहिए, हमें खुलापन रखना चाहिए, लेकिन शायद हमें यह भी खूटा गाड़ के मांग करनी चाहिए कि आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हिंदी में पीछे कितने काम हुए हैं, और बहुत सारे कामों का उल्लेख हुआ कल की बातचीत में, जिनके बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, और मुझे लगा शायद मैं उधर रिसर्च करने के लिए ना जाऊँ, पर मुझे लगा कि ज्ञान का एक दायरा है जिस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन कुछ दायरे छूट गए और उस पर काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर 80 के दशक में, 90 के दशक में राजेंद्र यादव ने जो लिखा, या फिर उसके पहले हरियाणा प्रसाद द्विवेदी ने जो लिखा, मेरे मन में तो विजय जी से बात करने के बाद ये आइडिया काफ़ी गहराई से आ रहा है कि मैं उनके संपूर्ण वाङ्मय को देखूं और जो उसमें सोशल साइंस के काम का लगता है उसमें एक जगह सहेजूं और एक अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ प्रस्तुत करूं।
उसी तरीके से फेमिनिज्म पे बहुत सारा काम हो रहा है और वो काम अंग्रेजी वाले भी कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से साहित्य के साथ जूझते हैं और वो काम करते हैं। सर समझ रहे हैं? हाँ, तो ये जो बात है उसको मैं रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि जो काम समकालीन समय में हो रहा है हमें उसको भी देखने की ज़रूरत है। मैं एपिस्टेमोलॉजी और डिकोलोनाइजेशन के इशू को खारिज नहीं कर रहा था, ना करना चाहता हूँ, और मुझे उससे जूझते हुए कई अचरज वाली बातें पता चलती हैं और मुझे लगता है कि शायद हम गलत तरीके से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहे हैं। जस्टिस का एक टॉपिक होता है, अगर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तो जानते हैं, हम जॉन रॉल्स को पढ़ाते हैं। पहला वाक्य होता है कि रॉल्स इज अ कांटियन, रॉल्स एक कांतवादी थिंकर है। इसका मतलब ये होता है कि रॉल्स हर एक इंसान को अपने आप में साध्य मानते हैं, यानी कि एक इंसान को आप पूरी समाज की भलाई के लिए भी कुर्बान नहीं कर सकते हैं। फिर मुझे तो अभय कुमार दुबे की किताब से पता चला, जहाँ मैंने वो अंग्रेजी का अलौकिक साम्राज्य जो उनकी किताब आने वाली है, जब मैंने उसको पढ़ा और उसके पहले से भी बातें ज्ञात हैं कि कांट साहब तो नस्ल के आधार पर बड़े भेदभाव करने वाले व्यक्ति थे, तो क्या हम सोशल साइंस को और मार्क्स के बारे में भी कुछ ऐसी बातें आती हैं, उनके अलग तरह के लेखन में कुछ अलग ध्वनि आती है, तो क्या हम सोशल साइंस को जिस रूप में पढ़ाते हैं वो बिल्कुल गलत है? तो ये और पूरा जो हम यहाँ बात कर रहे हैं सेमिनार में, वहाँ पर की बातचीत और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में एक लंबी दूरी है और मुझे लगता है कि उस लंबी दूरी को मिटाने की भी ज़रूरत है कि हम भारतीय संदर्भ, भारतीय उदाहरणों के साथ ज़्यादा बात करें। और मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं अभी तक इस बात से बहुत ही अपने आप को मतलब समझा नहीं पाया हूँ कि वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी जिसे कहते हैं या जिसे कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स कहते हैं, उसका मतलब पश्चिम का पूर्ण निषेध और सिर्फ अपने ही स्रोतों पर ध्यान देने के रूप में हम कहें। हालांकि कोई सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहता है, पर बातें बार बार घूम कर वही आती हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सावधानी के साथ हमें यह देखना होगा कि किस ज्ञान को हम पश्चिम से ले सकते हैं, किस ज्ञान को नहीं ले सकते हैं, और निश्चित रूप से इसके लिए हमें भाषा को भी जानने की ज़रूरत होगी। अनुवाद की काफ़ी बातचीत हुई। अनुवाद के बारे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अलग अलग तरह के प्रस्ताव हमेशा ही स्वागत योग्य हैं। अनुवाद का कठिन होना एक चुनौती है, बेहतर अनुवादक बनना भी एक बहुत चुनौती का काम है, लेकिन अनुवाद एक जरूरी प्रक्रिया है। अनुवाद जरूरी प्रक्रिया है, तभी मैं ये समझ पाऊंगा, या हमेशा अधिकांश लोग समझ पाएंगे कि असल में गीता में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हम या तो हम जाकर संस्कृत सीखें, जो कि अब हम लोगों के पास संस्कृत तो छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद इतना गहन ज्ञान नहीं है। और भी जो बड़ी पांडुलिपियाँ हैं, गहन पांडुलिपियाँ हैं जो कि उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी शायद अनुवाद की अनिवार्यता है। अगर अनुवाद नहीं होता तो हम फुको को नहीं जानते, मार्क्स को नहीं जानते, लेनिन को नहीं जानते, उनके विचारों को नहीं जानते। मेरा अर्थ यहाँ पर ये है। तो उस लिहाज से हमें अनुवाद को हिंदी में ज्ञान निर्माण की एक अनिवार्य मैं भी कहूँगा और आवश्यक और शायद एक अनुपूरक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना होगा, और हमें इसको और बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा। और मुझे तो हमेशा ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो उत्तर भारत के विद्वान हैं, वो सिर्फ अपने ही काम का अनुवाद करने का जिम्मा ले लें। कि मैंने जो पीएचडी की है, जो ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है, और जिसके कारण से मुझे मेरा पूरा नाम हुआ है, और जिसमें शायद मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोगों का ही अध्ययन किया है, उसको मैं एक समय पे हिंदी में ले आऊँ, अपनी भाषा में ले आऊँ। लेकिन मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि ऐसे विद्वान भी अनुवादक घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम अब हो नहीं पाएगा। तो हो नहीं पाएगा वाला बात तो एक अजीब सी बात हो जाती है, लेकिन ये जरूर है कि उसको हमें बिल्कुल नकारना नहीं चाहिए। और मुझे थोड़ी सी समस्या इसमें भी लगी जो ये आइकॉनिक ट्रांसलेशन के बरस जो बात रखी गई, क्योंकि खतरा तो फिर वही है कि फिर तो मैं जॉन रॉल्स को पढ़ूँ, कुछ भी लिख दूँ कि रॉल्स ये जो तो मेरी समझ होगी ना, रॉल्स क्या करते हैं ट्रांसलेशन, मुझे लगता है जिसको हम आइकॉनिक ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि असल में वो क्या कर रहे हैं वो आए। उसमें मैं जरूर नाकाम रहूंगा, लेकिन वो नाकामी उस नाकामी से बेहतर है जहां मैं ये बता दूं कि रोज तो यही कहते हैं और अब इसको तुम कमलनाथ चौबे के नाम से जानो, तो वो उससे ज़्यादा, ये मेरा अपना मानना है। एक आखिरी बिंदु में ये बोलूँगा जो कि मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला है, वो ये है कि मुझे ये लगता है कि समाज विज्ञान जो हिंदी में है वो एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक प्रगति की तरफ बढ़ता हुआ काम है, और हमें उसको उसी रूप में देखना चाहिए। और हमें यह, और मैं उसको इसलिए देखता हूँ प्रतिमान, जो मैंने पहले कहा कि जब आप आखिरी सत्र में बोल रहे होते हैं तो खतरा ये होता है कि बहुत सारी बातें जो आप बोलने के लिए सोच रहे होते हैं कई लोग बोल चुके होते हैं।
थोड़ा सा मैं जिक्र प्रतिमान का एक अलग तरीके से करूँगा। प्रतिमान के शुरुआत के दौर से मैं जुड़ा था, उसका नाम शायद अयन रखा जाने वाला था, वो मिला नहीं, कुछ उस पर पहले से ही जर्नल का नाम दर्ज था, तो प्रतिमान दूसरा नाम था, वो रखा गया। फिर हम लोग भूल भी गए कि अच्छा वो नाम रखा गया था। तो प्रतिमान का एक सेंस यही होगा कि ज्ञान का एक उच्चतर स्तर, एक ऐसा स्तर जिसकी तरफ हम देखें, वो प्रकाशित किया गया है। प्रतिमान की या प्रतिमान जैसे जर्नल से जी एक मिनट, प्रतिमान जैसे जो जर्नल्स हैं, खासतौर पर प्रतिमान, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मैंने ये देखी कि जो अंग्रेजी में ही काम करने वाले प्रोफेसर्स हैं, वो अंग्रेजी में ही काम करने वाले अपने स्टूडेंट्स से ये कहते थे कि मदद लो, या कहते हैं कि मदद लो, प्रतिमान में लेख प्रकाशित करो। तो वो जो उसने एक अनिवार्यता पैदा की और जिस तरीके के आलेख उसमें प्रकाशित हुए, मैं ये भी कहूँगा कि मैंने भी समाज विज्ञान में थोड़ा भरोसे से लिखना हिंदी में सीखा प्रतिमान के कारण, और उसमें प्रतिमान के संपादक जो थे उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आदित्य जी की भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि उसमें उन्होंने लगातार नए लोगों को लिखने का मौका दिया और उन्हें बताया कि बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद ये प्रयोग काफ़ी बढ़ा है, मुझे लगता है एक सामाजिक जर्नल है, कुछ और जर्नल है जिनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। एक आखिरी बात के साथ मैं खत्म करूँगा कि जो हिंदी में समाज विज्ञान का काम करते हैं वो एक अजीब सी विडंबना के शिकार रहे हैं। सोशल साइंस वाले को सोशल साइंटिस्ट मानते नहीं है, हिंदी वाले हैं, हिंदी साहित्य वाले कहते थे तो सोशल साइंस वाले हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि वो ये चीज़ बदली है। अब आलोचना में पहले भी लेख प्रकाशित होता होगा, पर आलोचना हो, कुछ हद तक हंस भी हो, और भी कई पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो जो लोग समाज विज्ञान के दायरे से आते हैं उनके लेखों को बहुत खुशी के साथ प्रकाशित करते हैं, बल्कि उन्हें यह भी एहसास होता है कि शायद इससे हमारे जर्नल का जो वजन है वो थोड़ा बढ़ गया। और मुझे ये भी लगता है, जो मैंने संवाद की बात कही और जिसमें मैंने कोई निराशा दिखाई, कि अब जो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ कि अब जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एक ऐसा दायरा था जहाँ पर एक्सेप्टेंस कम था, वो उनको भी पुनर्विचार करना पड़ रहा है और वो अब ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं हिंदी में जो समाज विज्ञान का काम किया जा रहा है उसे भी। लेकिन फिर भी अंत में मुझे ये लगता है कि एक बहुलता भाषा के स्तर पर भी, और कम से कम 2 भाषाओं की प्रामाणिकता, अगर कोई उत्तर भारत का समाज विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसको करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो सबके पास है। एक भाषा हम ज़्यादा जानते हैं, एक कम जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानता हूँ या बिल्कुल हिंदी नहीं जानता हूँ उत्तर भारत के संदर्भ में। तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही मूल्यवान वक्तव्य